उठ जा नालायक, सुबह के 9 बजने को हैं। तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दो ना पापा। तू उठता है या फिर तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधे की तरह सोता रहता है। पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ते रहते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? 15 मिनट बाद उठूंगा, प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। इतना कहकर रजत घोड़े बेचकर फिर से सो जाता है। तू ऐसे नहीं उठेगा, तू रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए वॉशरूम में जाता है और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लेकर रजत के ऊपर फेंक देता है। पानी पड़ते ही रजत झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया? अब तू उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक यू डैड, आपके कारण न मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप जाकर माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करिए, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रजत की बातों से रवीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है और रजत की हरकतों के बारे में उसे बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने की वजह हंस रही हो? अरे रजत बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रजत, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। रवीन के इतना बोलते ही वहाँ रजत भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपसे बोलकर स्कूल की यूनिफॉर्म निकलवा दें, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। देख रही हो सुषमा, देख रही हो ना अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें ना कपड़े निकाल कर दे देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रजत के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात को कौन खेलता है? सुषमा कुछ कहती उससे पहले ही रजत वहाँ आ जाता है। मम्मी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसीपी प्रद्युम्न बनकर मेरे सिर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहाँ से आ रहा है। माँ, आप समझाइए ना डैड को। अरे बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसीलिए देर हो गई। तो तू इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ा रहा है? कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा में पैसे उड़ाता रहता है। माँ, अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, क्या कर लेगा? बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब छोड़िए और मम्मी, मेरे लिए खाना लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ सुषमा, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओहो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने दीजिए। अगले दिन डैडी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हैं? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड,
आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं क्यों नौकरी करूं? अरे हम कब तक पैसे देते रहेंगे तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूँ? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूँ मैं। इसी तरह से रजत दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है और उसकी लापरवाही को देखते हुए रविंद्र और सुषमा अपने बेटे की शादी करने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर रजत की शादी पूर्वी नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रजत मुझे ना एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5000 तक की। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं आज ही डैड से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रजत अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी, मुझे 5000 रुपए चाहिए। अब 5000 क्यों चाहिए तुझे? वो पूर्वी को साड़ी चाहिए थी। रविंद्र आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता सुषमा, रजत हम पर अब पहले से भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। अरे तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड प्यार इसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे पता है इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अरे पर वो कैसे? रविंद्र कुछ कहता कि उससे पहले रजत वहाँ आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और पूर्वी बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कह रहे हैं ना। मम्मा, मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना उतना मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल यहाँ से। रजत पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे घर से निकालना जरूरी है क्या? उसे बिना पैसे के कौन रखेगा किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रजत अपनी पत्नी के साथ बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना तुझे किसी ने किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में ही अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा, आप तब तक हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं पूर्वी को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे इस घर में रख रहा हूँ,
लेकिन तू इस घर में एक बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने हैं तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड। इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रविंद्र के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अभी आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरे ना 2 जगह इंटरव्यू हैं, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रजत इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रजत घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात ये है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसे बहुत कम हैं। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में रविंद्र और सुषमा मिठाई का डब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे बेटा, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस यही चाहते थे कि तू बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप हमें इस घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। आज आप दोनों ने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रजत झट से अपनी माता पिता के गले लग जाता है और अपनी पहली कमाई की तनख्वाह अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रजत एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।